19वीं सदी में स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर रही थी, खासकर मानव शरीर के अध्ययन में। लेकिन इस वजह से पढ़ाई और रिसर्च के लिए शवों की भारी कमी हो गई। उस समय के स्कॉटिश कानून के अनुसार केवल जेल में मरे हुए, आत्महत्या करने वाले या अनाथों के शवों को ही विच्छेदन की अनुमति थी। इस वजह से 1820 के दशक में शवों की अवैध खरीद फरोख्त शुरू हो गई, क्योंकि एक शव 8 से 10 पाउंड में बिकता था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। यहाँ तक कि कब्र खोदकर शव चुराने की घटनाएं भी हुई। हालांकि अखबारों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, लेकिन यह घटनाएं सच में हुई थी। एडिनबर्ग 9 नवंबर 1827 एक किराएदार ने अपने मकान मालिक को किराए का पैसा नहीं दिया और मर गया। उस मकान मालिक का नाम था विलियम हेयर। हेयर ने सोचा कि वह शव बेचकर अपना नुकसान पूरा कर सकता है। इसके लिए उसने अपने दोस्त विलियम बर्ग की मदद ली। उन्होंने शव को ताबूत से निकालकर उसकी जगह टैनिंग बाग रखा और शव को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। बाद में उन्होंने शव को डॉक्टर रॉबर्ट नॉक्स को बेचा, जिन्होंने इसके लिए 7 पाउंड और 10 शिलिंग दिए। यह देखकर उन्हें लगा कि वह और शव बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगले 12 महीनों में उन्होंने अपनी पत्नियों की मदद से 16 लोगों को मारा। वे अपने शिकारों को नशे में धुत करके और दम घोंटकर मारते थे। लोकप्रिय धारणा के विपरीत उन्होंने कभी कब्रों से शव नहीं चुराए। उनके शिकार वे लोग थे जो बेघर थे या जिनका कोई देखने वाला नहीं था। उनके शिकारों में 12 महिलाएं, 2 विकलांग लड़के और 2 पुरुष थे। उन्होंने सारे शव डॉक्टर नॉक्स को बेचे, जो एक मशहूर शरीर रचना वैज्ञानिक थे। बर्क और हेयर की आखिरी शिकार थी मार्गरेट डॉहर्टी, जो एक आयरिश महिला थी। उसे 31 अक्टूबर 1828 को हेयर के घर शराब पीने के लिए बुलाया गया था। अगले दिन एक किराएदार ने उसे बेडरूम में मरा हुआ पाया। बर्क और हेयर ने गवाह को चुप रहने के लिए हर हफ्ते 10 पाउंड देने की कोशिश की, लेकिन गवाह ने मना कर दिया। गवाह ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने डॉहर्टी के खून से सने कपड़े बिस्तर के नीचे पाए, लेकिन शव नहीं मिला। पुलिस को और शक हुआ जब बर्क और हेयर ने अलग अलग कहानियां बताईं। जांच करते करते पुलिस डॉक्टर नॉक्स के विच्छेदन कक्ष तक पहुंच गई, जहां डॉहर्टी का शव विच्छेदन के लिए तैयार था। पुलिस ने बर्क, हेयर और उनकी पत्नियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन डॉहर्टी की हत्या दम घोंटकर की गई थी, यह साबित नहीं हो सका। बाकी शवों को पहले ही विच्छेदन कर दिया गया था, इसलिए कोई जांच नहीं हो सकी। जनता गुस्से में थी और मीडिया भी सनसनीखेज खबरें दिखा रहा था। अधिकारियों ने हेयर को माफ करने का फैसला किया ताकि वह बर्क के खिलाफ गवाही दे सके। हेयर ने सब कबूल कर लिया और अपनी पत्नी को बचा लिया। डॉक्टर नॉक्स ने कहा कि शवों पर कोई चोट के निशान नहीं थे, इसलिए उन्हें शक नहीं हुआ। अदालत ने भी नॉक्स को निर्दोष माना, क्योंकि बर्क ने गवाही दी कि नॉक्स को उनके अवैध कामों का पता नहीं था। लेकिन जनता और मीडिया ने इसे नहीं माना और नॉक्स का करियर खत्म हो गया। 4 दिसंबर 1828 को बर्क और उसकी पत्नी पर 3 हत्याओं का आरोप लगा। ट्रायल 24 दिसंबर को शुरू हुआ और अगले दिन बर्क को दोषी ठहराया गया। उसकी पत्नी को बरी कर दिया गया और एक विडंबना के रूप में जज ने आदेश दिया कि फांसी के बाद बर्क का कंकाल विज्ञान को दिया जाए, और अब यह एडिनबर्ग मेडिकल स्कूल के एनाटॉमिकल म्यूजियम में प्रदर्शित है। उसकी मृत्यु का मुखौटा सर्जन हॉल म्यूजियम में देखा जा सकता है। लेकिन एक और भयावह चीज भी प्रदर्शित है, एक किताब जो बर्क की त्वचा से बनाई गई है। हेयर को 5 फरवरी 1829 को रिहा कर दिया गया। वह इंग्लैंड की तरफ जाते देखा गया और फिर कभी नजर नहीं आया। 3 साल बाद 1832 में एक नया कानून आया। इस कानून ने मेडिकल अधिकारियों को बिना दावेदार के शवों को इस्तेमाल करने की अनुमति दी। इससे शवों की कमी कुछ हद तक दूर हुई और अवैध शव बेचने का काम कम हुआ। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी नई स्टोरी के साथ।